हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम सीकर्स। एग्ज़ाम सीकर्स के इस चैनल पर आज हम करेंगे जनवरी से मार्च महीने के बेस्ट 90 करंट अफेयर्स। अगर आप कोई भी पेपर हरियाणा का देने जाते हैं उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देख करके जाएं। आपको आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली फ़ायदा होगा और बहुत से क्वेश्चन आप देखेंगे कि हमारी करंट अफेयर सीरीज से आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, आज हम प्रश्न उत्तर ना करते हुए केवल टॉपिक्स पर ही ध्यान देंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी बार जब हम प्रश्न उत्तर करके जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें हम लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो इसीलिए हमने एक नई मुहिम शुरू की है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला मैंने टॉपिक डाला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि 2020 में संपन्न हुए। ठीक है, कब से कब तक संपन्न हुए? 10 से 22 जनवरी तक। कौन सा सम्मेलन था ये? तो तीसरा था। तो अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि पहला और दूसरा सम्मेलन कब हुआ? तो ये 2018 में हुआ और ये 2019 में हुआ। ठीक है, ये कहाँ हुआ? ये कटक में हुआ। और 2019 का जो हुआ वो हुआ पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर हम बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो 2019 में जाकर इसका नाम खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ। अब क्वेश्चन ये बनता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहले क्या नाम था? यानी कि जब 2018 का संस्करण हुआ था उस समय इसे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। तो आइए इस बार के देखते हैं कहाँ पर संपन्न हुए। तो सबसे पहला स्थान जिसे मिला वो मिला महाराष्ट्र को। किसको मिला? महाराष्ट्र को। और ये खेल हुए असम के गुवाहाटी शहर में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरे स्थान पर रहा हमारा प्यारा हरियाणा। ठीक है, खेलों को बढ़ावा देने के लिए यह शुरू किया गया। और हरियाणा से जनरली अगर हम पूछें तो कितने नंबर ऑफ मेडल यानी कुल पदक कितने जीते, तो कुल पदक कितने जीते? 200। ठीक है, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें यानी स्वर्ण पदक कितने आए, तो कुल आए 68। ठीक है, यानी 68। ठीक है, अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में कि यहाँ के सीएम कौन है। तो सीएम है उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे जी। ठीक है, ये शिवसेना पार्टी से हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ के गवर्नर कौन है। पेपर में आ जाए कि गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के, क्योंकि पेपर वाला कुछ भी पूछ लेता है। तो महाराष्ट्र के जो गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। आगे जाने से पहले मैं, अगर हम हरियाणा की बात कर लें तो हरियाणा में वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? पेपर में अगर आए तो वर्तमान में खेल मंत्री हैं संदीप सिंह। ठीक है, और संदीप सिंह ने भारत को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये किस खेल से संबंधित थे? हॉकी से। किससे थे? हॉकी से। अगर हम हरियाणा से बात कर लें तो हरियाणा में इन्होंने सबसे पहला जो इनका विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो इनका विधानसभा क्षेत्र है पेवा। क्या है? पेवा कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और केंद्र में खेल मंत्री कौन है? क्या बोला मैंने? केंद्र में खेल मंत्री, तो वो है किरण रिजिजू। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अंबाला बस स्टैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए भी क्योंकि अंबाला बस स्टैंड का नाम अब स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज जी के नाम पर कर दिया है। किसके नाम पर कर दिया है? स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज जी के नाम पर। तो इनके नाम पर अन्य दो संस्थाओं के नाम भी बदले गए हैं। तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? सुषमा स्वराज जी के नाम पर। उसके बाद विशेष सेवा संस्थान, वो भी सुषमा स्वराज जी के नाम पर। विदेश सेवा संस्थान क्यों? क्योंकि 2014 से 2019 तक मोदी कैबिनेट में ये विदेश मंत्री रही थी। ठीक है, कौन सी पार्टी से थी ये? तो बीजेपी से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके
बारे में, तो 2020 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से किया गया? पद्म विभूषण से। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं कि सुषमा स्वराज जी का जन्म कब हुआ। तो उनका जन्म 14 फरवरी 1952 में पलवल में हुआ। कहाँ हुआ? पलवल में। और इनका पालन पोषण कहाँ हुआ? तो अंबाला में। ठीक है। 1977 में सबसे कम उम्र में कैबिनेट में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो सुषमा स्वराज जी। 2014 से 2019 तक भारत की विदेश मंत्री रही। वहीं 1998 में दिल्ली की सीएम बनी। क्या बनी? दिल्ली की सीएम बनी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019, काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी चर्चित। हम बात करते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन इसीलिए बन सकता है क्योंकि हरियाणवी खिलाड़ी जिन्होंने हमारे हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया, तो रानी रामपाल वर्तमान में भारतीय दल की अगुवाई करती हैं। किस खेल में? तो हॉकी में। ठीक है। ये कहाँ से हैं? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र से कहाँ से? तो शाहाबाद से है। ठीक है। इन्हें ये पुरस्कार क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने लगातार अपना प्रदर्शन अच्छा किया। वहीं अगर हम बात करें, इन्हें वर्तमान में 2020 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे किया गया? पद्म श्री से। उसके बाद अगर हम देखें तो रानी रामपाल जी ने 2018 एशियन गेम्स जो ही कहाँ पर संपन्न हुए थे? जकार्ता। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। ठीक है। इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया कैपिटल पहले हुआ करती थी जकार्ता, परंतु पेपर में आ जाए कि इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल को नया कौन सी बनाई है, तो क्या आंसर आएगा? ईस्ट कालीमंथन। क्या आएगा? ईस्ट कालीमंथन। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इन्होंने संपन्न समारोह यानी कि जब क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय दल की अगुवाई की थी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक। 2021 इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वर्तमान में आईओसी यानी कि इंडियन ओलंपिक काउंसिल ने यह फैसला लिया कि कोरोना महामारी के कारण इस खेल को 2021 में कर दिया जाएगा। तो 2021 में के लिए इन्होंने कोटा दिलवाया। क्या किया? कोटा दिलवाया। ठीक है। कैसे दिलवाया? FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसने क्वालिफायर्स करवाए थे जिसमें इंडिया ने USA के खिलाफ जीत दर्ज कर ओलंपिक कोटा हासिल किया। तो USA को हराकर, और उसके अंदर जो सर्वाधिक गोल किए थे वो भी रानी रामपाल जी ने ही किए थे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। तो आइए आगे चलते हैं। 34वां सूरजकुंड मेला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। 34वां जो सूरजकुंड मेला, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये कौन सा सूरजकुंड मेला था। तो ये 34वां सूरजकुंड मेला था। उसके बाद बात करते हैं ये कब से कब तक आयोजन किया गया। तो 1 से 16 फरवरी तक। तो इसका उद्घाटन किसने किया? तो रामनाथ कोविंद जी ने किया। तो रामनाथ कोविंद जी कौन है? हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। और राष्ट्रपति हैं, वहीं ये दूसरे दलित प्रेसिडेंट भी हैं। क्या है? दूसरे दलित राष्ट्रपति। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पार्टनर स्टेट की। पार्टनर स्टेट कौन था इस बार? हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश मैंने इसीलिए इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ के CM कौन है? जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर जी। ठीक है। वहीं पार्टनर कंट्री की बात करते हैं, उज्बेकिस्तान। किसकी? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल की बात करता हूँ तो ये है ताशकंद। क्या है? ताशकंद। तो ताशकंद का जैसे ही मैंने नाम लिया, आपको कुछ याद भी आया होगा कि रिसेंटली इनके ऊपर एक मूवी बनी थी, क्योंकि 1966 में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी, तो वो उज्बेकिस्तान में ही हो गई थी। जगह का नाम था ताशकंद, जहाँ पर
आंतरिक गतिविधियों के लिए समझौता किया गया था पाकिस्तान के अयूब खान, जो कि उस टाइम पर राष्ट्रपति थे, और हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, परंतु उनकी वहाँ पर रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। आइए अब आगे चलते हैं। आगे है 1987 में पहली बार फरीदाबाद जिले में इसका आयोजन किया गया। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका आयोजन सर्वप्रथम कब किया गया, तो 1987 में। तो 1987 में ये केवल हरियाणा में ही शुरू किया गया था, यानी इसे कोई राज्य स्तरीय मोड़ नहीं दिया गया था। परंतु 1989 उसी के 2 साल के बाद 1989 में राजस्थान क्या बना, पार्टनर स्टेट बना, और 2009 में इसे इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले को नाम देने के लिए इजिप्ट देश को बुलाया गया। अब पार्टनर स्टेट और पार्टनर कंट्री का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग आमतौर पे थीम स्टेट या थीम कंट्री भी बोल देते हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि क्या होता है कि मान लो कोई मेला होता है तो उसके अंदर विभिन्न राज्य जिसको हमने बुलाया है, जो कि उस टाइम पर फोकस कंट्री होता है या फोकस स्टेट होता है, उसकी भी जो संस्कृति है वो भी दिखाई जाती है। ठीक है। उसके बाद 2009 में मैं बताता हूँ, कंप्लीट लोग नहीं आ पाए थे इजिप्ट के। उसके बाद 2012 में थाईलैंड को बुलाया गया था, जिसके अंदर सभी उपस्थित हुए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। 27 जनवरी तक वार्षिक एक्सपो प्रदर्शनी मेले का आयोजन गरोंडा करनाल में। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, कोई बात नहीं। तो 25 से 27 जनवरी तक वार्षिक एक्सपो प्रदर्शनी मेले का आयोजन कहाँ हुआ, करनाल के गरोंडा में। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि गरोंडा में ही तो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है हरियाणा का। क्या है, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है, तो हमारे वर्तमान में जो कृषि मंत्री हैं वो कौन है, जेपी दलाल जी है। कौन है, जेपी दलाल जी। तो ये कहाँ से हैं, तो ये विधायक कहाँ से है, पेपर में अगर आए तो आंसर क्या आएगा, लोहारू। क्या आएगा, लोहारू। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने बात की थी सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की, तो इसकी स्थापना तो 17 जनवरी 2011। एचएसएससी का टॉप मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है और उम्मीद है आप जरूर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हरियाणा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में की गई। किसने की, इसकी उद्घाटन किसने किया, तो जेपी दलाल जी ने किया। ठीक है, तो जेपी दलाल जी के बारे में मैंने लगातार ऐसे इसीलिए पॉइंट बनाया है क्योंकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। कुछ बात करते हैं हम लोग एचएयू की। तो एचएयू यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई वो वर्ष 1970 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें वर्तमान के इनके कुलपति की, किसकी, कुलपति की, तो कौन है, डॉक्टर केपी सिंह। कौन है, डॉक्टर केपी सिंह जी। ठीक है, एक और करंट अफेयर बता देता हूं मैं कि डॉक्टर केपी सिंह को अब आयकर में जगह दे दी है। किस में दे दी है, आयकर में। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, सरस्वती समारोह। तो इसका आयोजन 27 से 29 जनवरी तक यमुनानगर के आदिबद्री में हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सरस्वती समारोह, क्योंकि पहली बार यह इको फ्रेंडली हुआ। क्या हुआ, इको फ्रेंडली, यानी यहाँ पर कोई प्लास्टिक का यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए इसे ए ग्रेड सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। ठीक है, अब बात आ जाती है कि इसका उद्घाटन किसने किया। तो इसका उद्घाटन किया खेल मंत्री संदीप सिंह ने, जो कि मैंने आपको बताया था पेवा से विधायक हैं, और खेल मंत्री के साथ साथ इन्होंने भारत देश को रिप्रेजेंट भी किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, यह सरस्वती मेला क्या था, इको फ्रेंडली था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को फोर्ब्स के द्वारा जारी सूची में प्रमुख 20 व्यक्तियों में 7वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है, 7वां स्थान। यह स्थान अधिकतर जो मिलता है ये उन्हें ही मिलता है जो काफ़ी चर्चित रहते हैं विश्व भर में। तो हरियाणा के जो दुष्यंत चौटाला हैं, जो कि डिप्टी सीएम भी है वर्तमान में, तो फोर्ब्स एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि अमेरिका में है। वह हर वर्ष प्रत्येक वर्ष 20 व्यक्तियों के जो नाम हैं वो सूची बनाते हैं। वो इसीलिए बनाते हैं ताकि विश्व भर की नज़र
उस पूरे वर्ष उन पर रहेगी। अब इनके ऊपर क्यों रहेगी? तो जेजेपी पार्टी, हम लोग हरियाणा से हैं तो भूलेंगे नहीं, क्योंकि जेजेपी पार्टी से जो क्वेश्चन आएंगे हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। तो जो जेजेपी की जो स्थापना पेपर में आ जाए तो 9/12/18 को, यानी कि 9 दिसंबर 2018 को की गई थी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ये अपना चुनाव कहाँ से लड़ते हैं, तो ये लड़ते हैं उचाना से। कहाँ से? उचाना से, जो कि कहाँ है? जींद में। ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग दुष्यंत चौटाला जी के बारे में। तो दुष्यंत चौटाला जी ने जब पार्टी बनाई थी तो अगले ही वर्ष 2019 में जींद उपचुनाव हुए थे। क्या हुए थे? जींद उपचुनाव हुए थे, जिसमें इन्होंने अपनी पार्टी में जो चुनाव चिन्ह जो लेकर के आए थे वो था चप्पल। क्या था? चप्पल। परंतु 2019 में ही जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें इन्होंने अपने चुनाव चिन्ह को क्या कर लिया था? चाबी। क्या कर दिया था? चाबी। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं तो इन्होंने बेहद ही कम समय में अपनी पार्टी जेजेपी को सफलता की चाबी बनाने पर इन्हें चुना गया। ठीक है। वर्तमान में इन्होंने बीजेपी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे 7वीं हरियाणा स्टेट सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप। उसके बाद 34वीं हरियाणा स्टेट जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप। 32वीं हरियाणा स्टेट सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप। बेहद आसान तरीके से याद करना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। कैसे याद करना है? अगर पेपर में आए कि सब जूनियर और सीनियर, सबसे छोटे और सबसे बड़े किसने जीते? हिसार ने। ठीक है। और अब सब जब हट जाए ये वाले, यानी कि केवल जूनियर रह जाए, तो क्या आ जाएगा आंसर? सोनीपत आ जाएगा। ठीक है। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, ये कहाँ पर संपन्न हुए? तो हिसार में खेल हुए थे आयोजित। कहाँ हुए थे? हिसार के HA यूनिवर्सिटी में हुए थे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? हॉकी का एस्ट्रोटर्फ मैदान है। ठीक है। आगे चलते हैं। हरियाणा हैंडबॉल टीम के कप्तान किसे बनाया गया है? तो वो है वकील सिंह। कौन है? वकील सिंह। तो वकील सिंह को अभी हैंडबॉल टीम के कप्तान नियुक्त किया गया है। ये कहाँ से हैं? तो कलायत से हैं। कलायत कहाँ है? कैथल में। ठीक है। आगे चलते हैं 2019 का जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर। अब ध्यान से देखिएगा, जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर अगर पेपर में आए तो आंसर क्या आएगा? दीपक पुनिया। तो जो कहाँ से है रिलेटेड? भिवाड़ी जिले से। ठीक है। ये महिलाओं में भी दिया जाता है, और महिला खिलाड़ी में किसे दिया गया है? विनेश फोगाट जी को। ये भी रेसलर हैं। ठीक है। आपने इनकी दोनों बहनों की बात तो सुनी ही होगी, जो कि गीता और बबीता फोगाट, दंगल फिल्म जिनके ऊपर बनी, आमिर खान ने रोल इनके पिताजी का किया था, महावीर फोगाट जी का। ठीक है। आगे चलते हैं। और वर्तमान में अगर पूछ ले कि बबीता फोगाट जी ने कौन सी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, तो वो आ जाएगा दादरी से। कहाँ से? दादरी से। ठीक है। हालांकि ये हार गई थी, लेकिन वो कोई हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो बबीता फोगाट कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ी थी? तो बीजेपी से। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे पहले इनके पिताजी समेत ये पूरी फैमिली इनकी जेजेपी से जुड़ी हुई थी। ठीक है। आगे चलते हैं 68वीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती समूह प्रतियोगिता ये कहाँ पर हुई? तो सबसे पहली जो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो है 68वीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती समूह। ठीक है। कौन सी थी? 68वीं थी, पहली बात। दूसरी, ये करनाल में कहाँ हुई? हरियाणा पुलिस अकादमी में, जहाँ पर पुलिस की ट्रेनिंग होती है, जो कि सभी का सपना भी है, होपफुली पूरा हो। उसके बाद आ जाता है इसमें हरियाणा को कौन सा स्थान मिला? तो दूसरा। ये जरूरी है। उसके बाद हरियाणा को दूसरा स्थान मिला, तो प्रथम किसे मिला? तो फर्स्ट पर कौन रहा? तो पंजाब पुलिस। कौन रहा? पंजाब पुलिस। ठीक है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हरियाणा कौन से स्थान पर रहा, वहीं हरियाणा को कुल पदक कितने मिले? तो हरियाणा को कुल पदक मिले थे 28। कितने मिले थे? 28, जिसमें कितने थे? 14 तो गोल्ड थे, यानी कि स्वर्ण पदक कितने थे? 14। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा पुलिस से संबंधित ही करेंगे एक बार।
हरियाणा पुलिस के 2 जवानों को केंद्रीय गृह मंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितने को? 2 को। कौन कौन? तो पुरुषों में कौन है? जितेंद्र। और महिलाओं में कौन है? कुलवंत कौर जी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पुलिस पदक पुरस्कार से हरियाणा के 2 अधिकारियों को सम्मानित किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, एक तो केंद्रीय गृह मंत्री पुरस्कार और एक है पुलिस पदक पुरस्कार। तो इससे सम्मानित किया गया है, एक तो आईपीएस हैं ओमवीर जी और दूसरे हैं कृष्ण मुरारी जी। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। कृष्ण मुरारी, अगर आप ये सोच रहे हो कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के पहले ये वो रह चुके हैं न्यायाधीश, तो उसे आप लोग कंफ्यूज मत होना। ये एक पुलिस अधीक्षक हैं जिन्हें पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं, कला और सांस्कृतिक मामलों का विभाग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे जब हरियाणा कैबिनेट बनी थी तब मूलचंद शर्मा जी को दे दिया गया था, परंतु अब इसके किसको दे दिया गया है? कंवरपाल गुर्जर जी को। ठीक है, कंवरपाल गुर्जर जी के बारे में बात करने से पहले काफ़ी एक क्वेश्चन और बनता है कि कला परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है कुरुक्षेत्र में। ये इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे अभी ही स्थापित किया गया है, पहली बात। दूसरा, कला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? क्या? कला परिषद का अध्यक्ष। अगर पेपर में ये आ जाए तो क्या करके आओगे? तो सीएम। जो भी वर्तमान में सीएम है, जो पहले सीएम था, तो वही क्या होता है? कला परिषद का चेयरमैन होता है। जैसे कि वर्तमान में श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, वो इस समय इसके अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं, कंवरपाल गुर्जर जी के बारे में बात करेंगे तो कंवरपाल गुर्जर जी यमुनानगर के जगाधरी से विधायक हैं, जो कि 2014 से 2019 तक क्या थे? हरियाणा में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। परंतु वर्तमान में कौन है? तो ज्ञानचंद गुप्ता जी। कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता जी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और कंवरपाल गुर्जर जी के पास जो जो विभाग हैं उनकी मेरे पास बहुत ही अच्छी ट्रिक है, उम्मीद है मुझे आपको पसंद आएगी। तो वन में पर्यटन करते समय शिक्षा की कला का कार्य किया। वन में पर्यटन करते समय शिक्षा की कला का कार्य किया। तो ये जितने भी मैंने आपको अभी सर्कल जो मार्क करके दिखाए हैं, ये सभी विभाग किसके पास हैं? कंवरपाल गुर्जर जी के पास। बेहद आसान तरीके से एक लाइन में याद हो जाएंगे। तो वन से होएगा वन विभाग, पर्यटन से पर्यटन विभाग, शिक्षा से शिक्षा विभाग, और कला का मैंने बताया है जो कि मूलचंद शर्मा जी से लेकर इन्हें दे दिया गया है। वहीं कार्य से संसदीय कार्य मंत्री, वह इसीलिए बनाया गया क्योंकि 2014 से 2019 तक ये क्या थे? हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष थे। उसके बाद मैंने आपको ऊपर बताया था कि हाल ही में कला परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित हो गया है? तो वो कुरुक्षेत्र में। तो गलती से भी पंचकुला मत लगाना। आगे चलते हैं, 9 से 20 फरवरी तक सरस मेले का आयोजन कहाँ हुआ? तो यमुनानगर के जगाधरी में। कहाँ हुआ? यमुनानगर के जगाधरी में। और इसका उद्घाटन भी किसने किया? कंवरपाल गुर्जर जी ने किया। तो एक बात तो आप समझ गए होंगे कि कंवरपाल गुर्जर जी के बारे में मैंने लगातार जो आपको बताया है उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके पास एक साथ मिल गई है, जिससे आपको मेमोराइज या याद करने में काफ़ी आसानी रहेगी। और ये कौन सा मेला था? तो तीसरा सम्मेलन था। पहला कब हुआ? 2018 में। दूसरा कहाँ हुआ? 2019 में। हुआ कहाँ पर? दोनों के दोनों यमुनानगर के जगाधरी में ही। ठीक है, आगे चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत। बात करते हैं सीआईडी विभाग की। इसके ऊपर काफी ज्यादा इस बार चर्चा में रहा ये माहौल। क्यों रहा मैं आपको समझाता हूँ। जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं, वर्तमान में जो सीएम हैं, जो कि 2014 से 2019 तक भी थे। ठीक है, इन्होंने क्या करा था कि ये जब सीएम थे 2014 से 2019 के बीच में, तो इनके पास सीआईडी विभाग था। क्यों था? क्योंकि जो भी सीएम होता था वो अपने पास गृह विभाग हमेशा रखता था। लेकिन इस बार इन्होंने अपना गृह विभाग किसको दे दिया? अनिल विज जी को दे दिया। किसको दे दिया? अनिल विज जी को। और अनिल विज वर्तमान में कहाँ से विधायक हैं? तो अंबाला कैंट से। तो इन्होंने कहा कि सीआईडी विभाग तो मेरे पास होना चाहिए, परंतु मनोहर लाल खट्टर जी यानी कि जो सीएम होता है हरियाणा का, उसके पास पावर होती है कि वो कोई भी विभाग अपने पास या तो रख भी सकता है और मन करे तो वो किसी अन्य मंत्री को दे भी सकता है। तो इन्होंने सीआईडी विभाग अपने पास ले लिया। अब यहाँ से क्वेश्चन जो और निकल के आएंगे वो ये आएंगे कि वर्तमान में
वित्त मंत्री कौन है? क्या आएगा? वित्त मंत्री कौन है? तो पेपर में जो आप आंसर करके आएंगे तो वो है मनोहर लाल खट्टर जी। तो आपने देखा होगा इस बार हरियाणा में पहली बार जो बजट है वो भी टैब से प्रस्तुत किया गया, जो कि पूरे देश में पहली बार किसी राज्य ने ऐसा किया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे, म्हारा गांव जगमग गांव योजना। क्या? म्हारा गांव जगमग गांव योजना हमारे लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये योजना कब शुरू हुई, और दूसरी बात होगी कि ये कौन से जिले से शुरू हुई। ठीक है, अब हरियाणा सरकार ने अपनी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उसमें बताया है कि 4463 गाँव में 24 घंटे बिजली हरियाणा सरकार पहुंचा रही है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा है, तो एक से या दो बार आप देखेंगे तो ज़रूर आपको याद भी रहेगा। तो आगे चलते हैं। हरियाणा सरकार ने अनाथालय में रह रहे निराश्रित बच्चों को हर महीने कितने रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है? तो 1400 रुपये प्रत्येक महीने। ठीक है, आगे चलते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा को स्कूल शिक्षा में पूरे देश में कौन सा स्थान मिला है? तो कोई भी जाए गलती से पहला स्थान मत लगाया ना, तो हरियाणा को मिला है तीसरा स्थान। इसमें प्रथम स्थान किसे मिला है? केरला राज्य को मिला है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वर्तमान में केरला के मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनाराई विजयन। क्योंकि काफ़ी बार आजकल क्वेश्चन आने लग गए हैं कि अन्य राज्य के मुख्यमंत्री एवं गवर्नर के नाम पूछ लेते हैं, तो उसको याद करने की बेहद आसान मैंने ट्रिक बनाई है, उम्मीद है मुझे आपको समझ आएगी। तो करेले का जूस पीना ही नहीं, खाना भी है, यानी करेला खाना भी है, जो हमें किसी को नहीं पसंद। ठीक है, तो पीना से क्या हो जाएगा? पिनाराई विजयन। और खाना यानी कि खान से क्या हो जाएगा? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग के बारे में जब हम बात करेंगे तो 1950 के अंदर एक योजना आयोग बना था। क्या बना था? योजना आयोग। ठीक है, उसके बाद 2014 में हमारे नए प्रधानमंत्री आए जो कि बीजेपी से थे, जो कि है वर्तमान में भी, जिनका नाम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो इन्होंने क्या किया है कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। ठीक है, पेपर में आए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है। कौन होता है? पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री स्वयं होता है। ठीक है, नीति आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो थिंक टैंक के नाम से। किस नाम से? थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019, इसमें स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी, यानी इसमें हरियाणा को प्रथम स्थान मिला। किसमें मिला? ऊर्जा में। कैसे याद करना? हरियाणा में जो लोग होते हैं वो काफ़ी ऊर्जावान होते हैं। क्या होते हैं? ऊर्जावान होते हैं, हमेशा जोश में रहने वाले। तो हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? प्रथम स्थान। ऐसे आप याद कर सकते हैं। हालांकि आप अपनी तरफ से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो और आसानी से आप 1 नंबर या 2 नंबर ले सकें। मोस्ट इंपोर्टेंट बात हम आगे करते हैं कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि सामूहिक रूप से अब केंद्र शासित प्रदेश कहलाए जाते हैं, क्योंकि धारा 370 को अब हटा दिया गया है, तो अब इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। उसके बाद हमारे लिए जो क्वेश्चन अब इम्पोर्टेंट ये भी है कि जम्मू कश्मीर से वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो TR राधाकृष्णन जी। कौन है? TR राधाकृष्णन। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं लद्दाख से कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर है? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो एक कन्फ्यूज़न सभी को रहता है, क्योंकि आजकल सभी बोलते रहते हैं नहीं अब 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो
कि 9 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, क्योंकि दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली, तो ये दो हमारी जो केंद्र शासित प्रदेश थे, ये दोनों मिलकर के अब एक ही हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? क्योंकि अभी यहाँ पर एक ही लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। नहीं तो पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे? जब धारा 370 हटी तो 9 हो गए थे। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। आगे चलते हैं। हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड कर दिया गया है। जो हमारे सांस्कृतिक चीज़ों को जो दर्शाती है वो कौन है? हरियाणा फिल्म सेल नाम था पहले, अब क्या कर दिया है? हरियाणा फिल्म का प्रमोशन भी करेंगे तो हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड। इसके अध्यक्ष कौन है? सतीश कौशिक जी। आगे चलते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री ने सिरसा में गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला सबसे पहले कहाँ खोली गई? तो करनाल में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट बनेगा। और जो दूसरी खोली गई वो कहाँ खोली गई? सिरसा में। कहाँ पर? सिरसा में। तो ये क्यों खोली गई? इसके पीछे रीज़न ये है कि इसमें जो हरियाणा के जो किसान हैं, जो कि अन्नदाता हैं, तो हरियाणा के किसान अब फल सब्जियों में रासायनिक खाद व कीटनाशक की जांच करवा सकेंगे। ठीक है, इसमें कितने की लागत हुई है? तो ये लागत हुई है 1,94,94,00,000 की। ठीक है, तो वर्तमान में अगर हम बात करें सिरसा से विधायक कौन है? तो गोपाल कांडा। कौन है? गोपाल कांडा जी। ठीक है, ये निर्दलीय विधायक हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ से सिरसा की बात करें हैं तो यहाँ पर रानिया की बात भी कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। तो रानिया से वर्तमान में अगर हम बात करें कि यहाँ से जो कैबिनेट मंत्री हैं रणजीत चौटाला जी, ठीक है, तो इनके पास 2 विभाग हैं। कौन से? 2 विभाग हैं, यानी ये कैबिनेट मंत्री हैं वर्तमान में। ठीक है, तो वर्तमान में इनके पास एक तो जेल मंत्री हैं ये, और बिजली मंत्री। ठीक है, इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, हालांकि बाद में इन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 26 जनवरी 2020 को ध्वजारोहण बेहद आसान तरीके से याद करते हैं, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम बात करें वर्तमान में हमारे विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता जी। ठीक है, तो हम एक वर्ड उठाते हैं ज्ञान से। ज्ञान से हम लोग बात करेंगे कि हम सभी को पता है कि महाभारत का युद्ध हुआ था, जो कि कुरुक्षेत्र में हुआ था, और वहां पर अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी को क्या दिया था? गीता का उपदेश दिया था, लेकिन वो एक तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि ज्ञान दिया था। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सीएम की, और वर्तमान में डिप्टी सीएम की। तो जो डिप्टी सीएम जो चुनाव लड़ते हैं वो है जींद के उचाना से। ठीक है, और सीएम कहाँ से लड़ते हैं चुनाव? करनाल में। तो ये ऐसे याद कर लेना कि एक दूसरे घर चले गए। सीएम गया जींद में, डिप्टी सीएम गया करनाल में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं वर्तमान में। इन्होंने कहाँ पर ध्वजारोहण किया? अंबाला में। कैसे याद करना है? आइए देखते हैं। तो जहाँ पर भी हमारे हरियाणा के राज्यपाल जो भी होंगे, तो जहाँ पर वो ध्वजारोहण करेंगे वो एक राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा। ठीक है, तो पेपर में आ जाए कि राज्य स्तरीय ध्वजारोहण कहाँ किया गया? तो अंबाला में किया गया। कोई सीएम समझ के मत कर देना गलत। उसके बाद बात करते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष की। वो कौन है वर्तमान में? रणबीर गंगवा जी। ठीक है, वो कहाँ से, वो माफ़ कीजिएगा, वो उन्होंने कहाँ पर झंडा यानी कि ध्वजारोहण किया? तो वो किया रोहतक में। ठीक है, और ये वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के हैं। कहाँ के हैं? कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक चुनने की प्रणाली पहली बार शुरू की गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आदर्श विधायक के तौर पर चुना जाया करेगा। तो इस कमेटी के चेयरमैन स्वयं जो इस समय पर विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता जी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने हरियाणा के 2 खिलाड़ियों, थोड़ा मिसप्रिंट है,
कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। 2 खिलाड़ियों को अपने कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, किसमें, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल किया। पहले का नाम है नवदीप सैनी और दूसरा है युजवेंद्र चहल। ठीक है। और नवदीप सैनी की बात करें तो ये हरियाणा के करनाल के तरावड़ी से हैं। कहाँ से हैं? तरावड़ी। ठीक है। उसके बाद युजवेंद्र चहल जी की बात कर लेते हैं तो ये है उचाना से। कहाँ से हैं? उचाना, जो कि कहाँ है? जींद में। ठीक है। कैसे याद करना है, आइए देखते हैं। तो नवदीप सैनी जी को तो सी ग्रेड मिला है, यानी इन्हें अब सी श्रेणी में रख लिया है बीसीसीआई ने, और युजवेंद्र चहल को बी कैटेगरी में रखा है। इन्हें सी श्रेणी में रखकर इन्हें सालाना 1 करोड़ रुपए मिला करेंगे। ये प्रदर्शन के हिसाब से होता है। और नवदीप सैनी जी ने 2019 में भारत की तरफ से पदार्पण किया था, और हाल ही में इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ हुई सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भी जीता था। वहीं युजवेंद्र चहल की बात करें तो इन्होंने 2012 में शतरंज में इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट भी किया था। ठीक है, शतरंज यानी कि चेस में। ठीक है। अब ये भारत की तरफ से काफ़ी लंबे समय से खेल रहे हैं, और इन्हें बी कैटेगरी में या बी श्रेणी में रखा गया है, जिसके तहत इन्हें सालाना 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है। पेपर में आ जाए ये वर्तमान में किस आईपीएल टीम से खेलते हैं, तो वर्तमान में ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी आईपीएल टीम है। इन दोनों की आसानी से याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। व्यक्तिगत वर्ग में साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान किसे दिया गया, तो मैंने आपको ऊपर कहा था कि थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। वो इसीलिए कहा था क्योंकि बजरंग पुनिया को व्यक्तिगत वर्ग का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। पेपर में आ जाए कि जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर कौन बना है, तो आंसर क्या करके आओगे वो आप, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। तो अगर पेपर में आ जाए कि जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो क्या करके आओगे, क्या करके, दीपक पुनिया करके आना। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं व्यक्तिगत वर्ग में, तो बजरंग पुनिया जी के बारे में। बजरंग पुनिया जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 65 किलो वर्ग भाग में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। हाल ही में इन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, जो कि किर्गिस्तान में हुई थी, कहाँ हुई थी? किर्गिस्तान में। ठीक है। किर्गिस्तानी कैपिटल आ जाए पेपर में तो बिश्केक। क्या आएगी? बिश्केक। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इन्होंने उसमें 2 तो ब्रोंज मेडल जीते थे, 2 ब्रोंज यानी कांस्य पदक, और 1 जीता था रजत यानी सिल्वर मेडल। ठीक है। 2015 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्जुन पुरस्कार से। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ, तो 26 फरवरी 1994 को इनका झज्जर के खुड्डन गांव में जन्म हुआ। 2015 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2018 में एशियन गेम्स हुए, जिसमें इन्हें स्वर्ण पदक मिला था। कहाँ हुए थे? इंडोनेशिया के जकार्ता में। उसके बाद 2018 कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक, उसमें कहाँ हुए थे ये? गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छी लग रही होगी वीडियो। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें। आगे चलते हैं। हरियाणा के 6 जिलों में एनीमिया मुक्त हरियाणा व पोषण अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत हरियाणा सरकार ने 3T फार्मूला का प्रयोग किया। मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार बिजली बोर्ड के एग्ज़ाम हुए थे, उसके अंदर काफ़ी पेपर्स में ये आया हुआ था कि यह निम्नलिखित में से किस जिले में यह योजना नहीं शुरू की गई। कोई बात नहीं, अगर ऐसे आया हुआ है तो हम लोग कैसे याद करेंगे। तो एनीमिया मुक्त हरियाणा के, जो अभी हमारे हरियाणा सरकार ने जो चीज़ शुरू की है वो इसीलिए की गई है क्योंकि अधिकतर ये जो डिजीज़ है ये महिलाओं में पाई जाती है, और 3T फार्मूला का प्रयोग किया गया है, जो कि टेस्ट होगा पहले, फिर ट्रीट होगा और फिर बात होगी। आपको ऐसे याद कर लेना कि पहले तो टेस्ट होगा, फिर ट्रीटमेंट होगी और फिर ही बात होगी। ठीक है। अब कौन से ज़िले में की गई, इसकी बेहद आसान ट्रिक बनाई है मैंने। रह सह के, अपा हरियाणा में जब गाँवों में बोलते हैं ना, रह सह के, गाँव में RAY सह के, और एक के को अलग से लिख रहा हूँ। क्यों? तो एक के तो हो गया हमारे मनोहर लाल खट्टर जी के विधानसभा क्षेत्र, जो कि हरियाणा वर्तमान में CM है, तो जायज़ बात है कि उनके वहाँ पर
यह चीज़ शुरू होगी। बाकी आर से क्या बन जाएगा, रोहतक, ए से अम्बाड़ा, वाई से यमुनानगर, एस से सोनीपत और के से कुरुक्षेत्र। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार के बाद अब हरियाणा में 17 विधानसभा सीट और 2 लोकसभा सीटें आरक्षित हैं। क्या है, अगर हम बात करते हैं 2 लोकसभा सीटों की, तो 2 लोकसभा सीटें वर्तमान में कौन कौन सी हैं, अम्बाड़ा, और दूसरी कौन सी है सिरसा। कौन सी है, सिरसा। तो अम्बाड़ा से वर्तमान में कौन विधायक हैं, माफ कीजिएगा सांसद हैं। तो सांसद हैं यहाँ पर। अब याद कैसे करना, तो जो बाला यानी कि जो बाल से अगर हम बात करें, आखिरी के जो वर्ड उठाएं बाल, तो बाल कैसे हैं उसके, लाल। कैसे हैं, लाल। तो रतन लाल कटारिया यहाँ के क्या हैं, सांसद। सिरसा से कौन है, सुनीता दुग्गल जी। कौन है, सुनीता दुग्गल जी। ठीक है, आसानी याद हो जाएगी, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। तो अब अगले 10 वर्ष तक ना तो 17 विधानसभा सीटें और 2 लोकसभा जो सीटें आरक्षित है हरियाणा में, ना तो वो कम हो सकती है ना ही ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि 126वां बिल जो कि अभी पारित किया गया हरियाणा विधानसभा में, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत पेश किया जाता है, पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं इस पार्ट में। अगले आने वाले पार्ट में आप ज़रूर हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग उसके बाद जो शुरू करेंगे वो सेकंड पार्ट में वीडियो ख़त्म कर देंगे। वहीं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें वीडियो को, ताकि आपको इससे हेल्प मिल सके और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आप इन चीज़ों को कभी भी भूलें ना, क्योंकि भूलने का कोई सवाल भी नहीं है, क्योंकि जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे हम इस चैनल पर, वो बेहद फ्री और बेहद आसानी से समझाएंगे, ताकि आपको एक आसानी से कोई चीज़ याद हो, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ होती है जो याद नहीं होती परंतु मेमोराइज हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच।